बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 15 आज हम पढ़ेंगे जी। लेक्चर नंबर 15 में आपको पता है कि हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ है। तो एवरीडे साइंस के हमारे 4 टॉपिक्स है। नंबर 1 एनवायरमेंटल साइंस, नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोलॉजी। तो हमने 2 टॉपिक्स में रिकवर हो गए हैं। एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी हमने मुकम्मल कर ली थी। अब हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, तो फिजिक्स भी इंशाल्लाह ताला 3-4 लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज हमारा फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है जी। तो आज हमने पढ़ना है जी फंडामेंटल फोर्सेस। फोर्स क्या होती है, फोर्स के जनाब टाइप्स क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ये हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पे हमारा टॉपिक होगा मोशन। मोशन की वाले से मीन के जो हरकत है, हरकत के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरकत जनाब हरकत की टाइप्स के वाले से खासतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो हम सारे एक सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना जी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो कुछ लाज है ना, लाज जो कवानीन है फिजिक्स के, ठीक है, वो हमने पढ़ने हैं। इनके बारे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है ना न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो हरकत के कवानीन है, इनके बारे से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक हमारा जिमनी टॉपिक होगा वेव्स, लहर। ठीक है, लहरों के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास टॉपिक होता है साउंड, आवाज़ के वाले से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको ये टेबल थोड़ा सा ऐड कर दिया। उसके अलावा लाइट, रोशनी के वाले से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यही आज के हमारे टॉपिक हो गए इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इनको 1 बाय 1 हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फोर्स के वाले से। फोर्स क्या है जी, फोर्स की एक डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है जी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना आपके आमतौर पे फोर्स की टाइप्स में से ही आते हैं। फोर्स की टाइप्स में से ही क्वेश्चन बनता है, इसकी डेफिनेशन में से नहीं बनेगा। वैसे हमने पढ़नी तो जरूर है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ तक ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनेगा कि फोर्स बताएं वेक्टर क्वांटिटी है कि आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है बेसिकली। तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फोर्स, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगानी है ना, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने किसी चीज़ को धक्का लगाया है, उसको पुश किया है कि पुल किया है, अपनी तरफ खींचा है या उसको दूसरी तरफ आपने अपने से दूर की तरफ आपने धक्का लगाया। ठीक है जी, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड किस भी तरफ आपने जो धक्का लगाया, किसी को पुश किया है, तो उसको हम कहते हैं जी फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी हमने डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट काज एन ऑब्जेक्ट विद मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी टू एक्सेलरेट। ठीक है जी, किसी भी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अब वेलोसिटी को चेंज क्या है, अगर वो जिस्म जनाब अगर खड़ा है किसी जगह पर तो उसको मूविंग करा देगा, अगर ये मूव कर रहा है तो उसको जनाब रोक देगी। ठीक है, ये फोर्स ने क्या करना है, उसकी जो करंट उसकी कंडीशन है उसको चेंज कर देगी। ठीक है जी, ये आपके पास होता है जी फोर्स है। इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास है पुश और पुल। ठीक है जी, किसी को धक्का लगाना या किसी को अपनी तरफ खींचना, ये आपकी जो फोर्स है। फोर्स का यूनिट काफी ज्यादा पूछा जाता है। फोर्स का यूनिट है ना, यूनिट इसका न्यूटन। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है, न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, वो भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूटन क्या है। न्यूटन ये है कि अगर एक आपके पास किलोग्राम का वजन है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg का आपके पास पत्थर है, 1 kg के पत्थर को आपने 1 मीटर तक मूव करना है, 1 मीटर तक मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पत्थर है 1 किलो का आपके पास पत्थर पड़ा हुआ है। इस 1 किलो के पत्थर को आपने धक्का लगाना है, इसको आपने ऐसे रोल ओवर करते 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 1 मीटर तक अगर आप जो है ना 1 मीटर इसको एक धक्का लगा के एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो आपकी फोर्स कितनी लगेगी, 1 न्यूटन फोर्स लगेगी। ठीक है जी, किसी 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर तक आपने मूव करवाना है, तो आपको जितनी फोर्स दरकार होती है, आपकी फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होती है। तो फोर्स का यूनिट सिर्फ आपने याद कर लिया न्यूटन। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ आइए जी। उसके बाद आपके पास है जी मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टाइप्स के बारे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनके सिर्फ आपने नाम ही देखने हैं, इसके इतना आपको डीपली जरूरत को नहीं है। ठीक है जी, अब एक आपके पास है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज, ये क्या है जी, दुनिया जहान में, यूनिवर्स में जो भी दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, ये आपस में एक दूसरे को कशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके नीचे मैं ग्रेविटेशनल लॉ जो है ना, उस वहां पे जाके ये बात को मैं ज्यादा डिटेल से आपको सवाल
ये डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। अभी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये लॉ भी नेक्स्ट आना है, इसलिए यहाँ पे इतना मैं आपको टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन, द फोर्स दैट काजेज ऑब्जेक्ट टू फॉल अराउंड द ग्राउंड, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं जी, जो भी आपको देखे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से गिराते हैं तो सारा कुछ जमीन की तरफ ही आता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है आप छत से गिराएं या कोई यहाँ से ऊपर को फेंके तो ऊपर से जाके भी वो वापस ज़मीन की तरफ ही आती है। तो वो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचती है, वो कौन सी फोर्स होती है? वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जो फोर्स की टाइप्स में से ये आपने एग्जांपल्स जो है ना, एग्जांपल्स आपने खास तौर पे करनी है, वो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। वो कहता है जी बताएं, द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन, वो ऐसी फोर्स जो प्लैनेट्स को जो सूरज के गिर्द घूमने के लिए मदद देती है, जो उनको उधर बांधे रखती है, वो कौन सी फोर्स होती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जब वो पूछ लेगा, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जो नीचे की तरफ आता है, वो ज़मीन की तरफ क्यों आता है? कोई भी चीज़ गिरने वाली चीज़ है, वो अब उसको कोई चीज़ खींच तो नहीं रही होती, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, वो नीचे ही क्यों आती है? कोई भी वजनी चीज़ होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी सिर्फ यही पूछेगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के हवाले से पूछेगा। दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स जो होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो क्वेश्चन जिमनी बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके पास चार्ज होता है ना, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, एक दूसरे को जनाब रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन के एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो मुखालिफ चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, वो एक दूसरे की तरफ करीब आते हैं, वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया? ये आपने बात क्लियर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जिमनी एक और बात ये भी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोन या प्रोटॉन, पढ़ ले जो मर्जी पढ़ ले, ठीक है जी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है जी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला। न्यूट्रल को बंदा कौन सा होता है? जो जनाब जो किसी की तरफ भी नहीं होता, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो वो आपके पास क्या जी? वो आपके पास उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। तो ये आपके पास प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ये इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। समझ आएगा जी। इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये दो आपके आपस में जो मुख्तलिफ होते हैं ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं। अब इसकी बात सिर्फ यहीं से एक एग्जांपल आप याद कर लें कि जैसे एक मेल और एक फीमेल होता है ना, एक मेल और फीमेल ये अगर कहाँ पे हो तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब किसी जगह पे दो फीमेल खड़ी हो या दो मेल ही खड़े हो, तो आपस में क्या करते हैं? लड़ाई होती है इनकी, ठीक है। ये इनकी आपस में कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। समझ आ गया जी। इसी तरीके से आप चाहे ये आप एनिमल्स में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मुर्गियाँ देख लें, आप जो ना 50 मुर्गियाँ भी रख लें, 50 मुर्गियों में एक अब आपके पास मुर्गा होगा ना, ठीक है, तो वो आपस में इकट्ठे रहेंगे। लेकिन अगर दो मुर्गे हो जाएंगे ना, दो कॉक्स हो जाएंगे, दो मुर्गे हो जाएंगे, आपस में लड़ के मर जाएंगे, आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। जो एक जैसी जिन्स होती हैं, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं आपस में, वो जनाब क्या होती है? उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ये क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, ये यहाँ पे मैंने आपका क्लियर कर दिया। नेक्स्ट होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछेगा जनाब, ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को जनाब न्यूक्लियस के साथ बांध के रखती है, वो कौन सी फोर्स होती है? आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। आपको पता जो एटम होता है ना, एटम कोई भी हर चीज़, आपको कल मैंने आपको बताया था, मैटर जो है ना, मैटर मादा जो है वो एटम से मिलकर बना है, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। तो एटम के दरमियान एक आपके पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो वो कहेगा हर वो जो जनाब जो न्यूक्लियस के जो गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, उनको कौन सी फोर्स आपस में बांध के रखती है? वो आपके पास है न्यूक्लियर फोर्स होती है। उसके बाद आपके पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वो होती है जो जनाब इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखती है, और वीक वो होती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो छूट के जो ना आस्ता आस्ता निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिके उसको कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है जी। वो हाफ लाइफ वगैरह, वो यहाँ पे आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर एक आपने एक चलती गाड़ी को छोड़ दें, उसका इंजन बंद कर दें, तो आस्ता आस्ता वो जाके रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? हालांकि उसको किसी ने रोका नहीं है, उसके आगे कोई चीज़ नहीं आई, ना ही उसको किसी ने आगे से मना किया है, तो वो आस्ता आस्ता खुद ही क्यों रुक जाती है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन का रगड़ की फोर्स। दो चीज़ें जब आसपास में रगड़ती हैं, जो आपकी गाड़ी है ना,
गाड़ी का जो टायर है वो सड़क के साथ रगड़ खाता है ना, जब रगड़ खाता है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है जी, वो आपस में वो उसकी मूवमेंट को कम कर देती है। ठीक है जी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये जो मूवमेंट के खिलाफ फोर्स होती है। ठीक है, ये हरकत के खिलाफ फोर्स है। उसके बाद टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या, टेंशन होती है तनाव की फोर्स। तनाव की फोर्स, जो चीज तनी होती है ना, जो चीज तनी होती है, तनाव होता है ना किसी भी चीज में, तो उसमें फोर्स आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है ना, ये आपके पास एक रोप है, ये रस्सी है। ठीक है, रस्सी के ऊपर आप ऐसे यहाँ पे एक बॉल रख दे, एक बॉल रख दे, आप दोनों तरफ से रस्सी को यकदम ऐसे खींचे, दोनों तरफ। जब आप खींचेंगे ना तो रस्सी ऐसे तन जाएगी, जैसे आप तनेगी तो ये बॉल आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये बॉल आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये भी क्या है जी, ये आपके पास है टेंशन की फोर्स थी। जब आपने इसको टेंशन दी, टेंशन का मतलब होता है इसको आपने खींचा। ठीक है जी, इसके अंदर जो बल था उसको आपने खत्म कर दिया, किसी किस्म का इसमें कोई लचक आप नहीं रही। ठीक है, जब टेंशन देते ये बाल ऊपर की तरफ चला जाता है, ये आपके पास टेंशन की फोर्स थी। ठीक है जी, इसको किसी ने फेंका नहीं बल्कि रस्सी ने इसको ऊपर उछाल दिया। आपके पास टेंशन की फोर्स होती है। फिर होती है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, नॉर्मल फोर्स होती है द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, जो भी चीज है ना, जो कोई भी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ना, जो चीज सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, आप देखें सरफेस का जो चीज पड़ी हुई है ना, अब ये चीज ना तो इधर को जा रही है ना इधर को जा रही है, अब इसको किसी ने बांध के रखा हुआ है, इसको उसकी नॉर्मल फोर्स ने बांध के रखा हुआ है, जिसको बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर इसको फोर्स लग रही है, जो इसको नीचे की तरफ दबा के रख रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल फोर्स है, जो इसको जनाब इसकी नॉर्मल कहते हैं 90 का एंगल। ये फिजिक्स में नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल जो है ना, ये 90 के एंगल को हम नॉर्मल कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है जी, तो ऐसी फोर्स जो इसको नीचे की तरफ लग रही है, तो इसको बांध के रखती है किसी भी चीज को, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है जी, उसके बाद है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है जो भी बाहर से जो बैरूनी फोर्स किसी चीज पे अप्लाई की जाती है ना, उसको हम कहते हैं जी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, समझ आइए जी। एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या है जी, ये आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपने, ये आपके पास एक कागज था, एक आप कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को आप जमीन की तरफ फेंकते हैं, ये आस्ता 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 ऐसे फ्लाई करके नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसी कागज के टुकड़े को आप इकट्ठा करके ना, एक बंच करके इसको बिल्कुल इसको पैक करके छोटा सा इसको आपस में बना के ना, बाल से इसकी गोली सी बना के उसको नीचे फेंक दे, तो ये फटाफट नीचे आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास गोली थी ना, इसके नीचे हवा बिल्कुल थोड़ी थी, इसको हवा का एरिया कम लगा, ये फटाफट नीचे आ गई है। अब ये जो आपके पास पूरा कागज था ना चौड़ा, इसको आप नीचे फेंक दें तो इसके नीचे हवा काफी ज्यादा आ जाती है, ये हवा का काफी ज्यादा हवा को ऊपर से घेरता है। ये जो हवा होती है जो चीज को ऊपर की तरफ उठाती है, चीज को ऊपर की तरफ उठाती है, ये आपके पास होती है जी एयर रेजिस्टेंस फोर्स। जो आपके हवाई जहाज है ना, एरोप्लेन, वो भी इसी फोर्स के जरिए से ही उड़ते हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स है जो आपका जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप थोड़ा सा क्या करें, स्ट्रेच करके ना, स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके छोड़ें, तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह पे वापस जाता है। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स या कहते हैं जी इलास्टिक फोर्स। ठीक है जी, समझ आएगी जी। अब यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फोर्सेज है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछता है, बार बार पेपर पूछता है आपके पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ and its direction towards the center around the which is object moving. It keeps the object moving in the curved trajectory rather than a straight line. क्या जी, ऐसी फोर्स जो भी देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है, एक पत्थर को आपने बांधा हुआ है, अब इस रस्सी को इधर बांध के आप पत्थर को इधर को जोर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप इधर को जोर लगा देते हैं, या जो समझ लें कि यहाँ पे कोई साइकिल है या कोई भी चीज़ है, उसको अपने ऐसे रस्सी के साथ बांध के यहाँ पे आपने किसी पैक के साथ उसको बांधा हुआ है, ठीक है, इसी हुक के साथ। अब इसको आप इधर को सीधी यहाँ पे इसको जो ना लगा देते हैं, फोर्स लगाते हैं, यहाँ से आप इसको धक्का लगा देते हैं। अब ये क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे इसके गिर्द से घूमना शुरू हो जाएगी, इसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। हालांकि मैंने इसको फोर्स सीधी लगाई थी, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जा रही, ये सीधा नहीं जा रही। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर लगी हुई है, मैंने फोर्स इसको ऐसे लगाई, ऐसे मैंने धक्का लगा दिया, इसको ऐसे चाहिए था ऊपर को चला जाती, लेकिन ऊपर को नहीं गई। ये क्या करेगी, ऐसे इसके गिर्द ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, इसके गिर्द ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी इस चक्कर में। ठीक है, अब इस चक्कर में जो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर की तरफ घुमाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसकी वजह से है, ये इस रस्सी की वजह से है, इस रस्सी की वजह से है। इसकी डायरेक्शन हमेशा जिसके साथ ये बांधी हुई है ना, उसकी तरफ होती है, हमेशा उसकी तरफ होती है। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में घुमाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, F(c)mv²/r। ये आपने सिर्फ फार्मूला याद करना, अगर समझाऊंगा तो आपको ये लंबा हो जाएगा, आपका ये टॉपिक नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी
ये जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने एग्जांपल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, ठीक है जी। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ टेथर बॉल, ये भी है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ अ कार एंड द रॉड व्हेन कार टर्न, ठीक है जी। जब आपके जब आप कार को ऐसे घुमाते हैं ना किसी भी टर्न पे या किसी यू टर्न पे, जब कार को हम गोल दायरे में घुमाते हैं, तो वो हमारी कार जो होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ही घूमती है, वरना कार जो होता है वो उलटने का खतरा होता है, ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द अपेरेंट फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी मूविंग अराउंड द सेंटर। क्या मतलब है, ये भी आपके पास ये फर्ज, ये एक रस्सी के साथ आपने चीज को बांधा हुआ है ना, आप ये ऐसे इसके गिर्द ऐसे घूम रही है, इसके गिर्द ऐसे जी ये घूम रही है, इसके गिर्द ऐसे ये घूम रही है एक चक्कर में, ठीक है। अगर ये रस्सी को यहाँ से टूट जाए, रस्सी यहाँ से टूट जाए, आप देखें ना ये आपकी कार है ना, कार को हम इंजन बंद कर दें इसका, तो ऐसा था इसे सीधी जाके खड़ी हो जाएगी। आप अगर इसकी भी रस्सी टूट जाए, इसको चाहिए था ऐसे घूमते घूमते ऐसे बंद कर दे, घूमते घूमते ऐसे ये ऐसा ऐसा रुक जाए, लेकिन ये क्या करेगी, घूमते घूमते नहीं रुकेगी, बल्कि सीधी यहाँ से आगे को निकल जाएगी, साथ सीधी ये आगे को निकल जाती है। तो ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के उलट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के उलट होती है, जो भी किसी भी दायरे में घूमने वाली फोर्स को, दायरे में घूमने वाली चीज को दायरे से बाहर की तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी। फीलिंग पुश आउटवर्ड व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न, जब आप किसी भी कार को शार्प टर्न करते हैं, मतलब एकदम से मोड़ काटते हैं ना, तो क्या करती है आपकी गाड़ी जो है ना, आप क्या करेंगे, आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, जो भी लोग कार वगैरह को ड्राइव करते हैं ना, आप यकदम किसी कार को ऐसे यू टर्न को करके ना, यू टर्न को करके तो आप जो है ना अपना स्टेयरिंग छोड़ दें, स्टेयरिंग छोड़ दें, स्टेयरिंग आपका ऑटोमेटिक कार को आपको वापस उस तरफ लेके जाएगा। आपके जो कार का स्टेयरिंग है ऑटोमेटिक वो उस राउंड से वापस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये है आपके पास हेड टू टेल रूल फोर्सेज के वाले से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, वहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि वो कहता है जी एक फोर्स आपके पास है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास हुई, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये आपने डायरेक्शन निकालनी होती है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ और साउथ, ये आपकी होती है। वो कहेगा जी एक फोर्स हमने लगाई है, एक पत्थर रहा, उसको हमने जी एक फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से लग रही है फोर्स, और एक फोर्स उसको जनाब लग रही है वेस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से। बताएं ये पत्थर किस तरफ मूव करेगा, ये पत्थर किस तरफ मूव करेगा। तो ये आपने देखना होता है कि आप देखें ये जो आपके पास अब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ, एक फोर्स आपके ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स इधर को लग रही है। अब बताएं ये पत्थर किधर को जाएगा, तो आपने इनको कैसे, आपने जिसको दोनों फोर्सों को आपने इकट्ठा करना होता है, दोनों फोर्सों को आपने जमा करना होता है। एक तो पूछता है कि दो फोर्सेस को आप जमा कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, तो हम हेड टू टेल रूल की मदद से कर सकते हैं। अब हेड टू टेल रूल से आप कैसे करेंगे, ये आपके पास फोर्स है ना, ये एक फोर्स इधर से लग रही है और एक फोर्स इधर से लग रही है। आप इस फोर्स को उठा के इस एक जोन सी मर्जी फोर्स को उठाएं, इसको उठाएं, इसकी जो टेल है ना पीछे, इसको जो दुम है, अगर दूसरी वाली फोर्स की हेड के ऊपर रख के ऐसे ऐसे लगा दें, ऐसे इसके ऊपर इसको इकट्ठा कर दें। अब जो आपके पास दो किनारे बचे हैं ना, इसकी जो टेल बच गई और इसका हेड बच गया, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये आपके पास फोर्स बनती है। ये इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आपका जो पत्थर है जिसके ऊपर ये दोनों फोर्स लग रही हैं, इस तरह से इस कॉर्नर को ये मूव कर देगा, इस कॉर्नर को ये मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा समझ लें, ठीक है। वो कहेगा बताएं जी, एक तो पूछेगा जी रिजल्टेंट फोर्स कैसे हासिल होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है हेड टू टेल रूल से, हेड टू टेल रूल से। फिर वो पूछता है दो फोर्सेज को जब आप ऐड करते हैं ना, दो फोर्सेज को आप ऐड करते हैं तो तीसरी जो हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। एडिटिव फोर्स कहेगा, सम ऑफ फोर्सेज कहेगा, जो इस तरह के ऑप्शन देगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। फिर वो कहेगा जी दो फोर्सेज को इकट्ठा कर से कहते हैं हेड टू टेल रूल से। ये एक आपके पास ये फोर्स है और एक आपके पास ये फोर्स है। बताएं ये दोनों फोर्सेज इकट्ठी लगाएं, दोनों धक्के इकट्ठे लगाएं, एक धक्का इधर से मार दे, एक धक्का इधर से मार दे, तो बंदा किधर को जाएगा, ये फोर्स को उधर उठा के इसके ऊपर रखें और इसको आपस में मिला दे, तो ये बंदा इस कॉर्नर की तरफ चला जाएगा। इसका ये कॉर्नर का नाम क्या है, ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये आपके पास साउथ हो गया, ठीक है जी। ये हुई है तो ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट की जनाब तरफ, ये इस कॉर्नर की तरफ बंदा ये मूव कर देगा, या जो भी ऑब्जेक्ट जिसको ये दो धक्के पड़े हैं इस तरफ ये मूव कर देगा, ठीक है जी। ये आपके पास होते हैं हेड टू टेल रूल के वाले से क्वेश्चन बनते हैं। यही आपके क्वेश्चन फोर्सेज के वाले से क्लियर हो गया है। अब हमने बात करती है मोशन के वाले से। मोशन क्या है, मोशन कहते हैं हरकत को। मोशन किसे कहते हैं जी, हरकत को कहते हैं। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या जी, आपने टाइम के हवाले से जो वो अपनी जो हरकत, जो अपनी जगह तब्दील कर रहा है। एक बंदा इस वक्त यहाँ पे था,
2 मिनट के बाद जब बंदा यहाँ पे यहाँ पे पहुंच जाता है, अब इसका क्या मतलब है, ये बंदा हरकत कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है जी, हरकत कर रहा है, ये बंदा हरकत कर रहा है, ये इसकी मोशन हुई है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, इसको हम मोशन कहते हैं, ठीक है जी। अब मोशन में कौन कौन सी चीजें होती है जी, इसकी टर्म्स कौन कौन सी है, इसकी टर्म्स होती है डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम वगैरह, ये जैसे सारी की सारी मोशन की टर्म्स है, ये सारी की सारी मैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करूंगा आपको 1 बाई 1, ठीक है जी। ये 1 बाई 1 शायद मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में तो ये मैंने ऐड नहीं किया, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारी जो टर्म्स है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी वगैरह, ये सारी इंशाल्लाह ताला मैं ऐड कर दूंगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, इनके वाले से क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो मैं कल इंशाल्लाह ताला ये भी ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, एक होती है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लाइन से निकला, लाइन से लीनियर के कहाँ से निकला जी, लाइन से, लाइन मीन के सीधी 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 हरकत, ठीक है, कोई भी चीज जो एक लाइन में सीधी हरकत कर रही होती है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, एक आपके पास नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन वो है जिसकी जो हरकत जो है, जिसकी स्पीड जो सेम स्पीड के साथ कंटिन्यूस सफर कर रही है, सेम स्पीड के साथ एक चीज जा रही है, उसको हम कहते हैं जी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और एक मोशन वो है जो आपके पास है, कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो, कभी तेज, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है जी। समझ आ गया जी। ये इस एग्जांपल क्या है जी, आकार मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, सीधा एक आपके पास रोड है और आपने क्या किया, अपनी कार जो है ना उसका एक्सीलेटर फुल दबा दिया और 140 पे आप जा रहे हैं और एक स्पीड से मुसलसल जा रहे हैं, वो आपके पास है लीनियर, आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है। और एक आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, आकार एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग ऑन स्ट्रेट रोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, यहाँ पे जिमनी क्वेश्चन एक बनता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के वाले से बनता है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन क्या है, आप देखें, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटो गाड़ी है, ऑटो गाड़ी में आपको पता गियर वगैरह तो नहीं होते, एक आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेटर लगा होता है, एक इसके साथ इसके ब्रेक लगी होती है, इसके ऊपर आपका पाँव होता है, इसके ऊपर आपका पाँव होता है। अब आमतौर पे हम क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेटर को रेस बोल देते हैं, ये रेस है जी, गाड़ी की रेस है, और इसको हम ब्रेक बोल देते हैं, इसको हम ब्रेक बोलते हैं। हालांकि इनका असल नाम होता है, इसका नाम एक्सेलरेटर है, इसका नाम डिसेलरेटर है। एक्सेलरेटर क्या है, जब किसी चीज की स्पीड को जो चीज बढ़ाती है ना, जब किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ साथ, इस वक्त आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, 10 मिनट के बाद आपकी जब 25 हो गई है, ठीक है, मीन कि आपकी स्पीड जो है ना ऐसा ऐसा बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं जी एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेटर होता है, ये जो रेस होती है इसका असल नाम एक्सेलरेटर होता है। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो ये यूज करते हैं, लफ्ज एक्सेलरेटर का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है, वैसे हम हमारे जैसे जो है वो इसको रेस ही बोल देते हैं। और ये आपके पास डिसेलरेटर है, डिसेलरेटर का मतलब है जो स्पीड को कम करता है, जो स्पीड को वेलोसिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक्सेलरेशन का उलट क्या है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, ठीक है जी। ये एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग जो भी बॉडी कार होती है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। उसको बताया सर्कुलर मोशन, ये सीधी सीधी सी बात है, सर्कुलर मोशन कोई जब भी कोई चीज सर्कल में ऐसे घूम रही होती है, जो चीज एक ऐसे एक सर्कल में घूम रही होती है, उसको हम कहते हैं जी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। उसके बाद रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या है जी, रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है जी। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये 2-3 मोशन ऐसी हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं। इनको बड़ी आपने ध्यान से, आपने बड़ी एहतियात से याद करना है, इसको आपने बड़ी एहतियात से आपने याद करना, ठीक है जी। अब ये क्या आपके पास, ये आपके पास ये कार ऐसे घूम रही है, एक जनाब इस लाइन में, इस दायरे के अंदर ये घूम रही है, इसको हम कहते हैं, इसको सर्कुलर मोशन। एक होती है रोटेशनल मोशन, वो कहते हैं रोटेट करना। वो रोटेट करना क्या मतलब है, या आपके पास गाड़ी है, या आपके पास गाड़ी ऐसे इधर ही घूम रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। जैसे आपके पास पंखा होता है ना, पंखा होता है आपका जो सीलिंग फैन है ना, छत वाला पंखा जो है, वो क्या होता है, वो अपनी जगह पे ही अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ऐसे उधर ही घूम रहा है, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, उधर ही घूम रहा है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, वो आपके पास रोटेशनल मोशन है। और ये जो बंदा कोई चीज़ अपनी जगह भी ऐसे तब्दील कर रही है, एक दायरे में घूम रही है, उसको हम कहते हैं जी ये आपके पास है सर्कुलर मोशन है, ये आपके पास है सर्कुलर मोशन है, ठीक है जी। इसको हम कभी कभार ये जो आपके पास है ना, अपने ही गिर्द घूमना, अपने गिर्द ऐसे घूमना, ठीक है जी। एक बंदा जो है ना वो ही जनाब पाँव से ऐसे घूमना शुरू कर दे,
ठीक है, वो तो या लट्टू वगैरह जैसे होता है, ठीक है जी। तो वो क्या है जी, वो इसको हम इसको स्पिन मोशन भी कहते हैं, स्पिन मोशन, स्पिन मोशन, स्पिन, गेंद को स्पिन करते हैं ना, स्पिन क्या करती है, गेंद ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, आप अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन या स्पिनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपके पास है जी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होती है जी, ये जैसे ऐसे रस्सी के साथ नीचे आप कोई पत्थर बांध, इसको हम कहते हैं पेंडुलम, पेंडुलम। इसको अब ऐसे यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे इसको छोड़ते ना, ये ऐसे 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 जो घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही जगह पे 2 and 4। क्या मतलब है, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है ना। ये जो हरकत उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, SHM इसकी जो है ना वो एब्रीविएशन भी पूछ लेता है। अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विच आर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये आपके पास है, ये भी आपके पास ये एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डायरेक्शन वो पूछता है बार बार, इसकी डायरेक्शन हमेशा जनाब वो क्या होता है जी, सेंटर की तरफ होती है। जब आपका बॉल यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये बाल क्या कहता है, बाल का दिल कहता है मैं इधर वापस आ जाऊँ, और ये आपके पास जब इधर पहुंचे इसका दिल कहता है मैं इधर ही आ जाऊँ, ठीक है। जब टाइम गुजर थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है ना, तो आस्ता आस्ता इसकी ये जो इसका जो लेंथ है ना, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, इसकी लेंथ ऐसा ऐसा कम होना शुरू होता है, ऐसा ऐसा क्या करेगा, ऐसा जाके अपने सेंटर में जाके खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपकी मोशन है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, हमेशा वो सेंटर की तरफ ही होती है, ठीक है जी। पहले वैसे लंबा लंबा चक्कर लगाता है, फिर ऐसा छोटा छोटा होता ऐसे ऐसे जाके रुक जाता है, ठीक है जी। आपके पास होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक आपको पता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन आपके पास हो गया जी, रोटेशन उसने जो करनी है, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अभी आपको बता देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके हवाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन यह है कि जब आप किसी भी जैसे रॉकेट को ऐसे लॉन्च कर दें, ऐसे फेंकते हैं किसी चीज को, किसी एंगल के साथ आप फेंकते हैं, किसी गेंद को आप फेंकते हैं, ठीक है जी, गेंद को। अब फॉर एग्जांपल आप किसी बॉल को, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ ये बंदा इस बॉल को इसके तक पहुंचाना चाह रहा है। अब ये बॉल को ऐसे सीधा फेंकेगा तो या ऐसे ऊपर को ऐसे फेंकेगा। तो जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, ये ऐसे एंगल के साथ से फेंके तो वो चीज जो है ना दूर ज्यादा आसानी से चली जाती है। अगर इसी को बिल्कुल ऐसे सीधा फेंकेगा ना, तो हो सकता है इधर जाके ये बॉल ऐसे गिर जाए, ये बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो छक्का लगाते हैं ना, ऐसे ऊपर को ऐसे करके, ठीक है। ये कर्व्ड पार्ट होता है, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन जो लफ्ज यूज करता है कर्व्ड पाथ, ठीक है। ये ऐसे कर्व की तरह जो होती है ना ये मोशन, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। अब इसमें जो आपके पास कोई क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन ना, अ बॉल थ्रोन इन द एयर, जो आप कोई गेंद को फेंकते हैं, ये जो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये सारी सारी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं। अब क्वेश्चन इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो ये है जी, एक तो क्या था जी प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फेंकते हैं। अगर गेंद को फेंक रहे हैं तो आपके पास ये आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता दूं, ये गेंद था, गेंद को आपने फेंका, इस बंदे के पास आना था, ऐसे आपने गेंद को फेंक दिया, ठीक है। ये जो आपके पास गेंद है ना, ये आप जो हरकत यहाँ पे कर रहा है, ये गेंद आपका प्रोजेक्टाइल है। और ये जो ये इसका सारा रास्ता है ना, ये जो सारा रास्ता है इसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। और जिस एंगल के साथ आपने फेंका है ना, जिस एंगल के साथ, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल एंगल। और जितनी ये मैक्सिमम जितनी हाइट लेगा ना, ये मैक्सिमम जितनी हाइट लेगा सॉरी, जिस जमीन पे आप खड़े हैं ना, ये यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे इस बंदे को आप तरफ पे भेज रहे हैं, इस जमीन से जितनी मैक्सिमम ये हाइट लेगा ना, जितनी बुलंदी पे जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जनाब जहाँ जहाँ आपने फेंका है, जहाँ पे जाके ये रुका है, वहाँ जितना ये फासला तय करके, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हाइट और रेंज के वाले से क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वो टाइम लेगा, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जो प्रोजेक्टाइल के वाले से जो आपको बार बार पास पेपर में नजर आएंगे, वो ये है जी आपके पास ये एंगल के क्वेश्चन, एंगल्स के क्वेश्चन है, एंगल्स के क्वेश्चन है। एंगल्स क्या जी, देखिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये आपने गेंद को बिल्कुल सीधा ऊपर को फेंक दिया, सीधा ऊपर को फेंक दिया, तो आप क्या करेंगे, ये गेंद आपका वापस मुड़ के फिर ऊपर उधर ही आ जाएगा जहां से आपने फेंका था। इसका मतलब है अगर आप बॉल को 90 के एंगल से बिल्कुल ऊपर की तरफ अपवर्ड हम फेंक दें, तो इसकी हाइट तो मैक्सिमम होगी,
हाइट तो मैक्सिमम होगी लेकिन इसकी रेंज बिल्कुल जीरो होगी, रेंज इसकी बिल्कुल जीरो होगी, इसकी रेंज जीरो होगी, रेंज ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, उसी जगह पे आएगा, ठीक है। अगर हम इसी बाल को ऐसे इधर को फेंक दें, 180 के डिग्री के एंगल पर फेंक दें, तो ये इसकी जो जहाँ से आप इसको फेंकेंगे उसी ही जनाब ये लाइन में चलेगा, बिल्कुल ऊपर को नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री पे फेंकते हैं या 0 डिग्री पे फेंकते हैं तो इसकी जो हाइट है वो जीरो होगी, हाइट इसकी जीरो होगी, रेंज इसकी कुछ हो जाएगी, रेंज इसकी कुछ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछता है, बताएं आपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए किस एंगल से आपको किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, तो 90 के एंगल से फेंकेंगे तो उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। कहता है जी अगर आपने रेंज मैक्सिमम लेनी है, रेंज मैक्सिमम लेनी है तो आपको किस एंगल से बाल को फेंकना होगा। अब देखिए आप ऐसे फेंके ना, बाल को सीधा फेंके यहाँ पे गिर जाएगा, आप इस एंगल से फेंके यहाँ पे गिर जाएगा, आप इस एंगल से फेंके तो ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएगा। आप अगर थोड़ा सा इस एंगल को बढ़ाते हैं तो ऐसे करके ऐसा ऐसा फिर वापस आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए तो ऐसा ऐसा ये वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के जब आपने इसको दरमियानी एंगल से 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे ना तो इसकी रेंज बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगी, इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन पूछता है कि जनाब जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने रेंज मैक्सिमम लेनी है, यहाँ से लेकर आप फेंकना चाहते हैं सबसे दूर जाए, तो अगर इसको 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो इसकी रेंज मैक्सिमम आएगी। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ऐसे करके हाइट ज़्यादा हो जाएगी और इसकी रेंज कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, हाइट ज़्यादा होती जाएगी, ये रेंज इसकी कम होती जाएगी। फिर जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है, बताएं जी वो कौन सा एंगल होना चाहिए कि जो है जी आपके पास यहाँ से मैं किस एंगल से इसको यहाँ पे फेंकूँ कि इसकी जो आपके पास जो रेंज है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 40 मीटर इसकी रेंज है तो इसकी हाइट भी 40 मीटर हो, मीन्स के रेंज और हाइट आपस में बराबर आ जाए, तो वो होते हैं आपके पास 75 डिग्री, आपके पास आता है 75 डिग्री, 75 डिग्री पे आपकी जितनी हाइट होगी उतनी ही रेंज होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर वो पूछता है आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनकी रेंज और हाइट बिल्कुल सेम रहती है, रेंज और हाइट सेम, क्या मतलब है जो कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों को जमा करें जवाब 90 आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 55 है ना, 55 डिग्री है, 55 में कितने ऐड करें तो 90 आया था 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो आप जब 55 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंकेंगे फिर भी उसकी हाइट और रेंज हो जाएगी, अगर 35 डिग्री पे फेंक जाए तो फिर भी हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनमें जनाब आपस में रेंज और हाइट सेम रहती है, ठीक है, समझ आ गई जी। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के वाले से कुछ 4-5 क्वेश्चन थे, ये मैंने सारे के सारे आपके कवर करवा दिए हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या जी, मोशन दैट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन। क्या जी आपके पास है, ये आपके पास है ट्रांसलेशन मोशन है कि ये एक बंदा है ऐसे ऐसे घूम रहा है इस जगह पे, एक जगह दूसरी जगह पे जा रहा है और वो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, वो खुद नहीं ऐसे घूम रहा, ठीक है। एक होती है आपके पास है ये आपके पास है जी, ये है जी कि आपके पास ट्रांसलेशन की किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो अपने खुद नहीं घूम रहा है, वो आपके पास खुद वो स्पिन नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। फिर आपके पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन आपके पास होती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर किधर, इसका कोई रेगुलर पाथ नहीं होता, ना तो वो लाइन में चलता है ना वो किसी सर्कल में चलता है, किसी उसकी जैसे तितली उड़ रही होती है, जो तितली की फ्लाइंग होती है ना, वो फ्लाइट होती है, वो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो उसके बाद ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन क्या है जी, ब्रोनियन मोशन यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी फ्लूइड के ऊपर फेंक देते हैं ना, पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो पानी के अंदर जो ऊपर तैर रहा होता है ना, पैरी के ऊपर जो तैर रहा होता है, पानी के ऊपर जो तैर रहा होता है, किसी फ्लूइड के ऊपर जो चीज़ तैर रही होती है उसको हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन, ठीक है। एक होती है वाइब्रेटरी मोशन, जो आप ऐसे आपके मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन लगी थी, ठीक है, वो भी आपके रैपिड बैक एंड फ्रोथ, जो आपके ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन होती है जो ऐसे 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 चलती है पेंडुलम, लेकिन ये बहुत तेज अगर हो जाए ना, बहुत तेज 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 से ऑसिलेशन करे तो हम कहते हैं वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। एक है जी स्पिन मोशन। द स्पिन मोशन रेफर टू द रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। ये भी वही आपके पास है अपने एक्सिस की, इसको स्पिन मोशन भी कहते हैं, स्पिन मोशन भी कहते हैं, इसको रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास हो गई जी मोशन की एग्जाम, यही से आपका क्वेश्चन बनता है जो मोशन के वाले से। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास है इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, इनके बारे से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। इंपॉर्टेंट लॉज कौन कौन देगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, ये आपके पास है जी माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे, ये सिर्फ यही तो आपने याद करना है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, उसको किसने पेश किया था, माइकल फैराडे ने पेश किया था, ठीक है जी, समझ आ गया जी। इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को उसने इकट्ठा किया था, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी, आपने फैन को देख ले, पंखा देख लें, या आप मोटरसाइकिल देख लें, या कहीं भी जो आप जो है ना
किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देखें तो उसके अंदर जो मैग्नेट भी लगा होता है, मकनातीस भी लगा होता है, ठीक है जी। उसके ऊपर ऐसे तारें भी लपेटी होती हैं, ठीक है जी। तो जो क्या होता है जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिस को इकट्ठा करें तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मकनातीस से वो पैदा करते हैं बिजली को, ठीक है। तो वो इतना लंबी छोटी गहराई में आप नहीं जाएं क्योंकि ये आपका फिजिक्स टॉपिक नहीं है, आपने सिर्फ एवरीडे साइंस के लिए करना है इसको, ठीक है। एक आपका अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या कहता है जी? अर्शिमिदस प्रिंसिपल कहता है जी, जो जो आप किसी भी चीज़ को पानी के ऊपर ऐसे रख दें ना, पानी के ऊपर रख दें तो जितना उसका वेट होता है ना, उसके वेट के मुताबिक ही पानी इसको ऊपर की तरफ फेंकता है। ये जो उसका वेट होता है नीचे की तरफ जोर लगाता है, पानी के डूबने की कोशिश करता है। और ये जो आपके पास पानी होता है ना, पानी की जो उछाल की फोर्स होती है वो उसको ऊपर की तरफ उसको तिराने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आपका वेट से ज़्यादा होगा तो ये ऊपर तैरना शुरू कर देगी लकड़ी या कोई भी चीज़ है। अगर उसका वॉल्यूम जो है ना उसकी वेट से कम होगा तो वो डूब जाएगी। इसका मतलब ये है, ये देखे जी, एक सुई होती है ना, सुई है फॉर एग्जांपल, ये छोटा सा राड है, वो ऐसे फेंका तो सीधा पानी में डूब जाता है, वो पानी में डूब जाएगा। अब इतनी बड़ी एक लकड़ी जो है ना वो आप पानी में फेंक दे, वो पानी में नहीं डूबती। क्यों? अब देखे ना, ये इतनी बड़ी चीज़ थी, ये इसको डूब जाना चाहिए था। अब ये सुई है, सुई का तो बिल्कुल हल्का सा वजन होता है, 1 तोला वजन होता है, वो डूब जाती है। वो जो लकड़ी आपके पास 10 मन की लकड़ी है, ये तैरती रहती है, वो क्यों तैरती है? क्योंकि इसका जो वजन है ना, इसका वजन कम है और इसका हुजम जो है ना, इसका फैलाव ज़्यादा है। इसका वजन जितना था लेकिन उसका फैलाव उससे भी कम था। तो जितना आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो चीज़ ज़्यादा तैरेगी, ठीक है। ये आपका अर्शिमिदस प्रिंसिपल है। कूलम्स लॉ क्या कहता है जी? कूलम्स लॉ कहता है जी, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूस टू क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। क्या जी? ये आपका कहता है 2 चार्जेस है ना, ये ऐसे हैं, ये आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल इनके दरमियान जो फोर्स थी ना, वो जो आपके पास 20 न्यूटन की फोर्स थी इनके दरमियान। कहता है अगर इनका फासला अगर आप डबल कर देना, अगर फासला इनके दरमियान 2 मीटर था, ठीक है, अब हमने फासला कर दिया 4 मीटर, हमने फासला कितना कर दिया? 4 मीटर कर दिया, ठीक है। अगर हम इनका फासला डबल कर दें तो जो फोर्स है ना, फोर्स चौथा हिस्सा कम होगी, फोर्स जो है ना 15 रह जाएगी, फोर्स में जो कमी होगी ना, अगर फासला डबल कम कर दें तो इसकी फोर्स चौथा हिस्सा कम होगी, ठीक है जी। यह होता है जी कूलम्ब लॉ कहता है। स्टेफन लॉ क्या कहता है जी? टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है जी। जो जितना उसका टेम्परेचर होगा उसकी 4 की पावर लें तो इतनी वो रेडिएशन वहां से खारिज कर रही होती है, ठीक है जी। ये आपने सिर्फ 4th पावर ही याद करनी है यहाँ से, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है जी? When a pressure is applied to liquid, the pressure change is transmitted to over every part of fluid without loss of hydraulic machine। क्या जी? कहता है जी, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है ना, ये एक पाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है, ठीक है जी। आप पाइप के ऊपर ये इसके अंदर माया कोई भी आपके पास फ्लूइड इसमें भर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पिस्टन लगाया हुआ है, जब आप किसी माया के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, तो ये जो प्रेशर होता है ये सारे का सारे माया के ऊपर प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक आपने प्रेशर लगाया तो यहाँ तक प्रेशर आ जाएगा, ये माया प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे ढीला रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। माया अपना प्रेशर सारे का सारा आगे ट्रांसफर कर देता है, ये होता है जी, जिसको कहते हैं जी पास्कल लॉ कहते हैं, ठीक है जी। हुक्स लॉ क्या कहता है जी? लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेंशन स्ट्रेचिंग, ठीक है जी। जो आपके पास जो आपके पास जो स्ट्रिंग जो रस्सी है या जो आपको स्प्रिंग है ना, ठीक है जी, उसकी जो एक्सटेंशन होती है ना, जब उसको हम खींचते हैं ना तो जो जितना वो फैलता है ना, ठीक है जी, उसके अंदर जितना वो फैलता है उतनी उसके अंदर टेंशन आती जाती है, वो सख्त होता जाता है, ठीक है जी। जो आपके पास होता है जी हुक्स लॉ आ गया जी। बर्नौलीज लॉ क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ मूविंग लिक्विड और गैस इंक्रीज द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीज। अब ये क्या है? कहता है जी, ये जो आपके पास है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरोप्लेन चल रहा है, ये आपका पास एरोप्लेन चल रहा है ऐसे, ठीक है जी, एरोप्लेन ये चल रहा है, ठीक है। एरोप्लेन के नीचे जो हवा है ना, ये जो हवा है, अगर हवा की स्पीड कम होगी तो ये प्रेशर ज़्यादा बनाएगी, हवा इसको ऊपर को उठाएगी। अगर इसकी हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये जो आपके पास है, अब ये हवाई जहाज वाला है, ये बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक चलते हैं। अगर उसने हवाई जहाज को नीचे लेके आना तो वो क्या करेगा? यहाँ से नीचे उसकी हवा के प्रेशर को बढ़ा देगा। हवा यहाँ पे इसको अंदर ऐसे पंखे चल रहे होते हैं ना, तो पंखे को वो तेज कर देगा। पंखे को जब वो तेज करेगा इसके अंदर हवा जल्दी जल्दी गुजर जाएगी तो एरोप्लेन आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर उस एरोप्लेन को ऊपर को उड़ाना चाह रहा है तो ये पंखे को स्लो करेगा तो एरोप्लेन ऊपर ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये आपस में उल्ट चलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर ऑफ गैस। क्या कहता है जी? ये जो आपके पास गैस है ना, गैस फॉर एग्जांपल
ये इसका वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ये फैली हुई है, कहते हैं इसको अगर प्रेशर डाल देना, अगर आप प्रेशर डालें तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है जो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी चीज़ को प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होना जाता है, इसका वॉल्यूम कम होता जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये आपस में उल्ट होते हैं। एक चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना ये जो पानी है ना, पानी ऐसे आपने बर्तन में रखा हो, नीचे आप उसके फ्लेम लगा दें, वो आपने चूल्हा जला दें तो पानी ऐसा ऐसा फैलना शुरू हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आपके पास चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है जी, समझ आएगी। इसके हवाले से एक होता है PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो ये N और R को खत्म करते हैं, ये PV इक्वल टू T, सिर्फ ये याद कर लें, PV इक्वल टू T, PV इक्वल टू T, PV इक्वल टू T क्या मतलब है, आपके पास ये जो आप प्रेशर और वॉल्यूम है ना, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो टेम्परेचर है ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो आपस दोनों इकट्ठे हैं ना, ये आपस में उलट है, जो इनकी आपस में लड़ाई है, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में उलट होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में उलट है। PV इक्वल टू T याद कर लें, ठीक है। ये जो दूर होता है ना, उसके साथ मोहब्बत होती है, जो करीब होते हैं ना, इनकी आपस में दुश्मनी होती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये भी दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये प्रेशर कम होगा, ये भी दोनों आपस में कम हो जाएंगे, ये इनकी आपस में दोस्ती है। ये जो टेम्परेचर काम करता है वही ये करते हैं। ये आपके पास हो गया लास्ट है। उसके बाद न्यूटन के लॉज है, ये गैलीलियो के वाले से क्वेश्चन कुछ बने हुए हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। गैलीलियो ने कौन कौन सी चीज़ें जो ना इसके डिस्कवरी इसकी क्या थी, ग्रेविटी, इनर्शिया लॉज वगैरह, ये सारे के सारे जो फ्री फॉलिंग बॉडी, ये सारी गैलीलियो के जनाब आपके पास है, इन्होंने ये सारी इन्वेंशन है। आइजैक न्यूटन के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से था, गैलीलियो इटली से था, आइजैक न्यूटन जनाब यूके से था, यूके का, ठीक है जी। इस तरह जनाब आज ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी जो भी चीज़ एक जगह पे खड़ी है ना, वो अपनी जगह पे खड़ी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो यहीं से हिलेगी नहीं, उसको ज़मीन पकड़ के रखती है। या अगर वो कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो वो मूव ही करती जाएगी जब तक उसको कोई चीज़ रोकेगी नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ ना रोकेगी तो उसको फ्रिक्शन की फोर्स रोक लेगी, नीचे जो ज़मीन के साथ टच हो रही है उसकी फ्रिक्शन की फोर्स रोक लेगी। अगर वो ज़मीन के साथ टच नहीं हो रही तो हवा के अंदर जो फोर्स है ना, वो जो हवा की फ्रिक्शन इसको रोक देगी। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ये है, क्या कहता है जी, F इक्वल टू ma, जो आपकी फोर्स जो भी लगाते हैं वो मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब आपकी फोर्स के बराबर होता है। इसका सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है जी, एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप किसी की चीज़ के ऊपर एक्शन करते हैं तो उसके बराबर ही रिएक्शन भी आता है, उसके बराबर ही उसका रिएक्शन भी आता है। आप किसी को थप्पड़ मारे, वो भी आपको थप्पड़ मारेगा, ठीक है जी, समझ आ गया जी। आपके पास आ जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन स्टेट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कोई एक्शन होता है ना न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, तो रिएक्शन उसका बराबर ही होगा, रिएक्शन उसके बराबर। अगर आप गेंद को ज़मीन की तरफ मारते हैं ना, ऐसे ज़मीन की तरफ मारते हैं तो ज़मीन भी गेंद के ऊपर उतना ही प्रेशर लगा के उसको ऊपर को फेंक देती है, ठीक है। तो वो क्या कहता है जी, जो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है जी, जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन उसके बराबर ही होता है, लेकिन वो मुखालिफ सीमत में होता है। अगर ज़मीन को आप गेंद को नीचे की तरफ फेंकते हैं, ज़मीन को ऐसे नीचे को जोर लगाते हैं, तो ज़मीन को उसको वापस थप्पड़ मार के ऊपर को भेज देती है, ठीक है। ये आपके पास आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है जी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इसको जाकर एक्सप्लेन करूंगा। वो ये क्या जी, यूनिवर्सल लॉ के वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपके फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी हमेशा आपस में कशिश की फोर्स होती है, और ये कशिश की फोर्स किसके बराबर होती है, दोनों के मास के हासिल ज़रब के बराबर होती है। दोनों के मास के हासिल ज़रब के ना इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके दरमियान जो फासला होता है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है, अगर इनके मास इतने ज़्यादा होते जाएंगे ना, जितनी बड़ी चीज़ें होती जाएंगी, उनके दरमियान जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनका जो फासला बढ़ता जाएगा तो इनकी फोर्स कम होती जाएगी। जो इनका जो मास और फोर्स है ना, एफ जो मास और फोर्स है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के हासिल ज़रब के, और जो इसका दरमियान फासला है, फासले के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, समझ आ गया जी। इसको कहते हैं जी, आपके पास है जी जी, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है जी। इनके जो इनके दरमियान जो फासला आता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है जी। फ्री फॉलिंग बॉडी क्या, फ्री फॉलिंग बॉडी वो होती है जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है। वो किसके, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो है ना,
जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है वो किस एक्शन के तहत गिर रही होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत नीचे गिर रही होती है। ये आपके पास हो गया जी, ये आपके पास लास्ट है। अब ये कुछ जिमनी मैंने यहाँ पे नीचे टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। एक आपका होता है वेव है। वेव क्या जी? वेव इज डिस्टर्बेंस इन मीडियम दैट कैरीज एनर्जी। क्या मतलब है? या आपके पास कोई भी आपके पास मीडियम है ना, ये एक रस्सी पड़ी हुई है या पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब आप इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, इस रस्सी को पकड़ के आप ऐसे हिला देते हैं या रस्सी को ऊपर यहाँ से उठा के ऐसे ऊपर छोड़ देते हैं, तो जब आप इसको यहाँ पे इतना हिलाया ना, तो ये रस्सी क्या करेगी, ये ऐसे ये सारी की सारी ये जो डिस्टर्बेंस है ना आगे की तरफ मूव हो जाएगी, आगे की तरफ मूव हो जाएगी। क्या मतलब है? आप देखिए ये रस्सी आपकी सीधी थी, अब रस्सी को ऊपर कौन उठा रहा है? अब अभी हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो कोई भी चीज़ ऐसे अपनी हालत को तब तक नहीं बदलती तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। अब ये रस्सी जो है ना, रस्सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ये थी, ठीक है, ये रस्सी मैंने सिर्फ इतने ही से कैसे उठाया ऊपर, तो अब ये जो है ना यहाँ पे जाके ये रस्सी के ऊपर उठ रही है, ये जो मेरी एनर्जी थी ना, ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, जो भी डिस्टर्बेंस है एनर्जी आगे ट्रांसफर करती है, उसको हम कहते हैं जी वेव कहते हैं। ठीक है, अब वेव के पास क्वेश्चन ये बनते हैं, ये आपके पास वेव है। अब ये जो आपके पास है ना, ये आपके दरमियानी लाइन से रस्सी पहले थी, ठीक है, जब आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया ना, तो रस्सी कैसी वेव बन रही, ऊपर नीचे, ठीक है। जो दरमियानी लाइन के नीचे जो होते हैं उसको हम कहते हैं जी, उसको हम ये जो आपके जो दरमियानी लाइन के नीचे होते हैं ना, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं ट्रफ। और जो दरमियानी लाइन के ऊपर हिस्सा उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है जी, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं। ये आपके पास ट्रफ है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा आपके पास क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट, ठीक है जी। अब क्या है जी, आपके पास जो वेवलेंथ के वाले क्वेश्चन बनता है, जब आपके पास वेवलेंथ क्या है जी, ये दो आपके पास जो दो क्रेस्ट या दो ट्रैफ या दो नीचे वाली के दरमियान फासला या दो ऊपर वाले के दरमियान जो फासला, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। उसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा से उसको ज़ाहिर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, उनके दरमियान जो फासला है तो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो आपके पास होता है ना जी, जो जहाँ पे रस्सी आपकी पहले थी उससे ऊपर जितना हिस्सा ऊपर उठती है ना, जितनी उसकी ऊंचाई बनती है आपकी लहर की, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या कहते हैं जी? एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर यहाँ पे आपके पास 1 सेकंड का टाइम हो, 1 सेकंड में कितनी दफा रस्सियाँ ऊपर नीचे होती है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहते हैं जी? फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड में जितनी वेव्स पैदा होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहती है। और टाइम पीरियड क्या होता है जी? टाइम पीरियड होता है एक वेव को मुकम्मल करने में जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ये आपके पास है ना वेव के वाले से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये क्वेश्चन पूछता है बार v इक्वल टू एफ लैम्डा, इसके आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये जो आपका ये एफ आपके पास जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी या और लैम्डा आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये आपके पास ये वेवलेंथ है, ठीक है। इनका आपस में ताल्लुक पूछ लेता है, ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में उल्ट होते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ये भी पूछ लेता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में उलट होते हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेव्स के वाले से क्वेश्चन आमतौर पर आता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यही पूछ लीजिएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यहाँ तक पूछता है कि ऐसी वेव जिसको पैदा करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, रस्सी की या पानी के ऊपर जो बनती है, जो आपको नजर आ रही है, वो हमारी मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हवा वगैरह में बन जाती हैं, वो उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो हवा में बन जाती हैं। जैसे जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल्स भी वेव की सूरत में आ रहे हैं ना हम मोबाइल के, तो अब वो कोई आपने तार वगैरह तो नहीं लगाई हुई, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछता है कि बताएं जी, लाइट की वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव्स वगैरह ये कौन सी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और साउंड वेव्स, ये वाटर वेव्स वगैरह, ये सारी की सारी आपके कौन सी हैं? ये आपके पास है ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास है जी साउंड के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले है जी, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जो खाली जगह से साउंड नहीं गुजर सकती। जो आपके पास है ना साउंड है, उसको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। अब ये ऊपर देखें ना, ये ऊपर लिखा है साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इनको गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। उसके अलावा ये खाली जगह पे साउंड नहीं पैदा होती। अगर ये देखें ना, अगर साउंड एक जगह दूसरी जगह जा रही है, एक बंदा यहाँ से बोल रहा है, एक बंदा यहाँ से सुन रहा है, आप कहेंगे दरमियान में तो कोई तार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो ये आवाज़ फिर क्यों आगे को सफ़र कर रही है? या दरमियान में हवा होती है, हवा के जरिए आगे सफ़र कर जाती है, ठीक है जी। इसका मीडियम हवा भी होती है, ठीक है। समझ आ गई जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर वो पूछता है कि जो साउंड है सबसे तेज़ कौन सी चीज़ में सफ़र करती है? ये स्टील में करती है, स्टील में, ठीक है जी। एक बंदा है ना, आप ऐसे करेंगे, आप जो है ना
स्टील का एक राड ले लें, ठीक है, इसको एक तरफ ठोकर मारे और इधर आप कान के साथ लगाएं तो आपको स्टील के अंदर से आवाज़ जल्दी आ जाएगी, बाहर हवा से आवाज़ बाद में आएगी, ठीक है। ये आपके पास होती है जी साउंड वेव्स में। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताएं जी जो साउंड वेव है वो सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करती है, वो सॉलिड में करती है, लिक्विड में करती है या गैस में करती है। तो साउंड सबसे तेज जो है ना वो आपके जो ना सॉलिड में सबसे तेज सफर करती है, ठीक है जी। उसके बाद स्पीड इन वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1403 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है जी। जो ना साउंड वाटर इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1490 हो जाएगा। साउंड स्पीड जो ना वाटर 90 डिग्री पे इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसका सिर्फ यही आप याद कर लें, जैसे जैसे वाटर का आप जो है ना पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो साउंड वेव की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती जाती है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। साउंड स्पीड इन एयर ये आपने याद कर लेनी है, 343 मीटर पर सेकंड ये चलती है, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब देखें ना हवा में 343 मीटर से चल रही है, अब देखें पानी में कितनी 1403 मीन कि इसके 4 गुना से भी ज़्यादा तेज चल रही है, ठीक है। और ये जो है ना आपके पास है इसकी जो राउंड अबाउट जो फिगर होती है ये आपके पास होती है लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकंड है और ये जो आपके पास है सॉलिड में 6000 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जनाब सबसे ज़्यादा स्पीड से आवाज़ कहाँ पे ट्रैवल करती है, जो ना सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी चलती है, ठीक है। समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास जी लाउडनेस ऑफ स्पीड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इतनी जल्दी वो उसकी लाउडनेस होगी, वो ऊंची आवाज़ निकलेगी, ठीक है। और ह्यूमन हेयर कैन जो इंसानी कान है वो कौन सी सुन सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान के साउंड को इंसानी कान सुन सकता है। फिर आपके पास आता है लाइट। लाइट के वजह से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, वो ये है जो आपके पास है मेजर सोर्स ऑफ लाइट सन है। जो सन होता है वो सबसे ज़्यादा रोशनी सूरज पर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी। और लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट होती है, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है। लाइट वेव आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है जी। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जो अगर किसी किस्म का कोई इसको आप जो है ना मीडियम ना भी हो तो लाइट आपकी सफ़र कर जाती है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। लाइट वेव जो इसका जो स्पीड है ये आपने 3.10⁸ मीटर पर सेकंड ये आपने लाजमी याद करनी है, बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया है। जो लाइट जो रोशनी की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपके पास लाइट की जो है ना स्पीड है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, ये आपने लाजमी याद कर लेना, ठीक है जी। लाइट इज मेड ऑफ फोटोन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लाइट है जो रोशनी किससे बनती है, फोटोन से मिलकर बनती है, ठीक है जी। स्टडी ऑफ लाइट क्या कहती है, ऑप्टिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाती है जी, ऑप्टिक्स कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, ठीक है जी। समझ आ गई जी। उसके बाद आपका स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, डायमंड में सबसे कम लाइट की जो ना स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, ठीक है जी। ये अपन मिनिमम और मैक्सिमम के बारे से आपने याद कर लेनी है। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, ये तो ना चांद से रोशनी कितनी देर में ज़मीन में पहुंचती है और सूरज से कितनी देर में पहुंचती है, ये मैंने आपको जियोग्राफी में भी बता दिया था, ठीक है जी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये लाइट ईयर कहलाता है, ठीक है जी। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है जी। लाइट ईयर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, ठीक है। 1 लाइट ईयर इसके इतना बराबर, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको जो है ना इन्वायरमेंटल साइंस में भी करवाई थी, ठीक है। ये दोबारा आ रही है, ठीक है जी। जो आपका यूनिट कंटेनर है ये भी कल के हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपके पास आज के टॉपिक्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।